वेलकम टू चैनल जनरल नॉलेज बाय अजय कुमार। आज हम क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का चैप्टर को डिस्कस करेंगे, जिसमें मैक्रो इकोनॉमिक का चैप्टर 1 को डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले के वीडियो में ये सब डिस्कस कर चुके थे। अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। अगर वो वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लीजिएगा, उसका लिंक दिया हुआ है, या फिर प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ये सब क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके थे कि काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, एजेंट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन, एंटरप्रेन्योरशिप। फिर क्या है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का डिफिनेशन को भी डिस्कस कर चुके थे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी द इकोनॉमिक एक्टिविटी ओनली ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। सिर्फ इंडिविजुअल यूनिट का स्टडी को ही माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का ब्रांच के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में भी डिस्कस कर चुके थे, जिसमें इंटायर इकोनॉमिक लेवल का स्टडी किया जाता है। जैसे नेशनल इनकम हो गया, नेशनल सेविंग हो गया, टोटल एम्प्लॉयमेंट हो गया, टोटल प्रोडक्शन हो गया, ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आ जाता है। फिर डिस्कस कर चुके थे कि वाई डज इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेज। इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज क्यों होता है? तो अनलिमिटेड वांट कारण होता है। डिफरेंस इन वांट, रिसोर्सेज यूज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स आर स्केयर और लिमिटेड। रिसोर्सेज लिमिटेड है, ये एक कारण है। अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, ये भी एक कारण है। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ये सब क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो अगर नहीं देखें तो उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा तो सबसे बेस्ट रहे। एमसीक्यूज़ को भी उस वीडियो में डिस्कस कर चुके थे, जिसमें 34 या 36 टोटल एमसीक्यूज़ है। उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा और नोट्स भी कर लीजिएगा। अभी 2 महीना टाइम है, तो आप नोट्स कर लेंगे तो एग्ज़ाम के टाइम में आपको हेल्प होगा। क्योंकि ये सब वीडियो जैसे कि मान लीजिए 30 मिनट या 20 मिनट करके है, तो इतना आप एग्ज़ाम के टाइम रिवीजन करने में टाइम नहीं दे सकते हैं। क्योंकि आपको कम से कम रिवीजन करने का टाइम आपको 1 घंटा या आधा घंटा एक चैप्टर को रिवीजन करना। तो अगर आप वीडियो देखेंगे तो उससे ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो ये एमसीक्यूज़ को भी डिस्कस कर चुके थे पहले के वीडियो में, तो आप लोग देख लीजिएगा। 34 समथिंग एमसीक्यूज़ है फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि 40 मार्क्स एमसीक्यूज़ के आ रहा है। यहाँ तक डिस्कस किए थे 37 एमसीक्यूज़ तक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिलिंग द ब्लैंक्स के बारे में। क्योंकि अगर आप पैटर्न देखे होंगे जो कि मॉडल पेपर को डिस्कस किए थे, वो भी अगर नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाके आप इकोनॉमिक्स का मॉडल पेपर को आप लोग देख लीजिए। जिसमें मॉडल पेपर में ये है कि 30 एमसीक्यूज़ है, 10 फिलिंग द ब्लैंक्स है, 40 टोटल ये वन वर्ड आंसर हो गया। फिर वेरी शॉर्ट है 20 मार्क्स का, 20 मार्क्स का शॉर्ट है, 20 मार्क्स का लॉन्ग है। तो फिलिंग द ब्लैंक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 10th फिलिंग द ब्लैंक्स आ रहा 5 मैक्रो से और 5 माइक्रो से। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का है, तो ये फिलिंग द ब्लैंक्स को भी आपको नोट्स करना होगा। तो फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स क्या है कि ऑल एक्टिविटी विच जनरेट इनकम आर कॉल्ड। जितना भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है वो जनरेट इनकम करता है, तो कौन सा एक्टिविटी होता है? तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। जैसे कि आप अगर क्लास 11 में अगर अच्छा से पढ़े होंगे तो इकोनॉमिक्स 2 तरह का होता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो कोई भी एक्टिविटी होता है, जो भी काम हम लोग करते हैं जिसमें अगर इनकम जनरेट होता है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ जाता है, और अगर उसमें इनकम जनरेट नहीं होता है तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ जाता है। तो जैसे जितना भी वर्क है जिससे हम लोग पैसा या इनकम जनरेट होता है, तो यहाँ क्वेश्चन पूछा रहा ऑल एक्टिविटी विच जनरेट इनकम, तो वो सारा इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें इनकम जनरेट होता है तो उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है। तो पहला का आंसर हो जाएगा इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखिए बुक में तो आपको सब कुछ मिलेगा ही, बट एक आपको डिस्क जैसे कि अभी देखिए ये सब तो आंसर दिया हुआ, कोई बुक में दिया हुआ, आप चाहेंगे तो खुद से कर लेंगे, बट फिर भी एक जो उस चीज़ को, टॉपिक को समझ के वो याद करना है, वो चीज़ आपको ऐसे ही नहीं समझ में आएगा। आपको वीडियो देखेंगे तो और आपके लिए अच्छा होगा। सेल्फ से भी आप लोग कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी से भी आप लोग कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि आपको वर्ड मीनिंग करना पड़ेगा, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, क्योंकि रट के आप तो सब नहीं लिख सकते हैं। बट हाँ, इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स में थोड़ा बहुत तो आपको रटना पड़ेगा ही अच्छा मार्क्स लाने के लिए। कुछ क्वेश्चन तो रटना पड़ेगा, बट
रट के आप 100 मार्क्स तो नहीं ला सकते हैं। अगर आप रटेंगे प्लस उसको समझ के रटेंगे, समझ के रटेंगे तो आप ऑफ कोर्स अच्छा मार्क्स ला पाएंगे जितना आप लोग टारगेट लिए हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर इज ए पार्ट ऑफ डैश इकोनॉमिक। तो आप ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर आप पढ़ रहे थे, इसमें आप कंज्यूमर इंडिविजुअल बिहेवियर के बारे में बोल रहा। तो इंडिविजुअल बिहेवियर ये इकोनॉमिक्स का कौन सा पार्ट होता है? तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है, जिसमें इंडिविजुअल इनकम को स्टडी किया जाता है। और एग्रीगेट में जैसे नेशनल इनकम हो गया, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो में आ जाता है। तो यहाँ पूछ रहा है कि बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर इज ए पार्ट ऑफ डैश इकोनॉमिक्स, तो ये हो जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा सेकंड का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी इकोनॉमिक एक्टिविटी एट माइक्रो लेवल। जैसे कि हाँ देखिए, अगर आप इसमें जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी इकोनॉमिक एक्टिविटी एट डैश लेवल, तो यहाँ आंसर तो आपको दिया हुआ माइक्रो, बट आप यहाँ इंडिविजुअल लेवल भी आप लिख सकते हैं, स्मॉल लेवल भी आप लिख सकते हैं, तो नंबर नहीं कटेगा। आप स्मॉल भी लिख सकते हैं, इंडिविजुअल भी लिख सकते हैं, माइक्रो भी लिख सकते हैं। इंडिविजुअल और ज़्यादा सूटेबल करेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर डैश फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कित हाउ मेनी काइंड्स ऑफ फैक्टर होता है प्रोडक्शन का? तो आपको सबसे पहले ही डिस्कस किए थे कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योरशिप। तो ये फाइव है। आप अगर नहीं देखें तो आप इसको देख सकते हैं कि टोटल फाइव है प्रोडक्शन, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरप्रेन्योरशिप। इसलिए पहले आपको उसको डिस्कस किए थे। तो यहाँ क्वेश्चन है कि 3-4 का देयर आर 5 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज बेसिकली ए प्रॉब्लम ऑफ डैश। इकोनॉमिक प्रॉब्लम बेसिकली क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या होता है? जैसे प्रॉब्लम क्या होता है कि लिमिटेड रिसोर्सेस है और हम लोग का वांट्स अनलिमिटेड है, ये एक प्रॉब्लम होता है। रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है, और हम लोग का वांट्स अनलिमिटेड है, तो ये मेन तो प्रॉब्लम ये हो गया। बट यहाँ जो क्वेश्चन के बेसिस पे पूछ रहा है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो बेसिकली क्या है प्रॉब्लम, वो भी प्रॉब्लम है। अगर वो भी आप लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, बट यहाँ बेसिकली वर्ड यूज़ कर लिया, तो बेसिकली क्या है प्रॉब्लम? चॉइस है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम का बेसिक प्रॉब्लम होता है उसका चॉइस होता है, तो 5 का आंसर हो जाएगा चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेज विदाउट वांट्स एक्सीड। जैसे कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होता है, क्यों? क्योंकि वांट्स हम लोग का एक्सीड होता है, वांट्स हम लोग का बढ़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज बिकॉज वांट्स एक्सीड्स रिसोर्सेज। तो यहाँ आंसर रिसोर्सेज क्यों हो रहा है कि वांट्स एक्सीड रिसोर्सेज जितना है उससे ज़्यादा हम लोग का वांट्स है, इसलिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होता है। तो 6 का क्या हो जाएगा? रिसोर्सेज। इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेज बिकॉज वांट्स एक्सीड्स रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्लो फ्रॉम डैश टू डैश। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी स्लोप क्या होता है? वो लेफ़्ट टू राइट होता है। तो आपको ये याद करना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन है कि जो आपको रटना पड़ेगा, बिना रटे हुए इकोनॉमिक्स में आप लोग नहीं कर सकते हैं, चाहे कितना भी समझने की कोशिश कीजिए। होता है जैसे कि 100% स्टूडेंट में कुछ होता है जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है, वो 1% होता है जो अगर एक बार समझ ले तो भूलता नहीं है। बट मैक्सिमम स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट का 3 कैटेगरी होता है। एक ऐसा स्टूडेंट होता है जो कि अगर एक बार वो पढ़ ले तो वो एग्ज़ाम या कभी भूलेगा नहीं। बट बहुत स्टूडेंट ऐसा होता है कि जिसको मीडियम में होता है, जिसको बार बार मेहनत करके करना पड़ता है, और एक ऐसा स्टूडेंट होता है जो बार बार करने से भी उसको बहुत प्रॉब्लम होता है। तो आप कैसे स्टूडेंट है वो आप खुद डिसाइड कीजिए। बट हाँ, ऐसा है कि अब जैसा भी स्टूडेंट है, अगर बार बार अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो फिर वो होगा, चाहे आप कमज़ोर हैं या फिर बहुत ब्रिलियंट है, उससे मैटर नहीं करता है। ब्रिलियंट स्टूडेंट कभी भी मेहनती स्टूडेंट नहीं बन सकता, बट मेहनती स्टूडेंट हमेशा ब्रिलियंट बन सकता है। तो ये आप याद रखेंगे, चाहे आप कैसे भी स्टूडेंट है, अगर बार बार अगर आप इसको 10 बार करेंगे, 10 बार पढ़ेंगे, तो सवाल ही नहीं उठता है कि आप इसको भूलेंगे। एग्ज़ाम में ज़रूर लिख के लाएंगे और अच्छा मार्क्स लेके लाएंगे। 2 महीना का आप लोग स्टडी रूटीन बना लीजिए कि हमको कैसे कैसे स्टडी करना है। सारा सब्जेक्ट को टाइम दीजिए, इक्वली टाइम दीजिए, या फिर जो जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है उसको ज़्यादा टाइम दीजिए।
तो आपका एग्ज़ाम और अच्छा से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलिंग द ब्लैंक्स का लास्ट क्वेश्चन है, इन एंशियंट टाइम द नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग वेयर। नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग क्या होता है, मतलब एंशियंट टाइम से ही है। ह्यूमन बीइंग का नीड्स क्या है, इन्फिनिट है, मतलब इन्फिनिट मतलब अनंत। ह्यूमन बीइंग का नीड्स मतलब ज़रूरत हमेशा अनंत है, कभी सेटिस्फैक्शन नहीं मिला ह्यूमन बीइंग को एंशियंट टाइम से ही। तो ये हो गया, कुछ डिफाइन को भी डिस्कस कर चुके हैं शुरू में, मेन टॉपिक जो है इस चैप्टर का। फिर एमसीक्यूज़ को भी 37 समथिंग एमसीक्यूज़ को डिस्कस किए, फिलिंग द ब्लैंक्स है। और नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है वन सेंटेंस में, जैसे इसको डिफिनेशन भी ये बोल सकते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि हम पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, तो आपको बताए थे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है जिसमें इनकम जनरेट किया जाता है, उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। या फिर लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करके ह्यूमन का सेटिस्फैक्शन, ह्यूमन का वांट्स को सेटिस्फाइड किया जाता है, उसको भी इकोनॉमिक रिसोर्स एक्टिविटी में काउंट होता है। जैसे यहाँ क्या है कि दैट एक्टिविटी बिकम इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ एसोसिएट विद द यूज़ ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स। देखिए ये सब तो कुछ आपको रटना पड़ेगा या फिर बार बार आपको नोट्स करके आपको पढ़ना पड़ेगा। एक बार वीडियो देखने से आपको नहीं होगा। वीडियो क्या है, आपको ये ओवरऑल सिर्फ आपको इसमें समझाया जा रहा है कि किस तरह क्वेश्चन आ रहा है, कैसे आएगा, या फिर मेन तो आपको नोट्स करके खुद से सेल्फ स्टडी करना ही पड़ेगा, उसके बिना नहीं हो सकता। जैसे कि देखिए आप अगर वीडियो देखेंगे तो 30% तैयारी होगा, ऑफकोर्स 30% होगा, कुछ तो ज़रूर लिख पाएंगे। बट अगर आपको और अच्छा लाने के लिए तो आपको वीडियो और देखना पड़ेगा, मतलब नोट्स बना के खुद बार बार इसको करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन हो गया कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है। तो क्या है कि इसको आप नोट्स तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, करेंगे तो और अच्छा होगा आपके लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होता है, जैसे कि वो तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इकोनॉमी होता क्या है। तो यहाँ क्या है, इकोनॉमी इज ए सच स्ट्रक्चर इन विच वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ सोसाइटी आर परफॉर्म्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज एसेंशियली ए प्रॉब्लम अराइजिंग फ्रॉम नेसेसिटी ऑफ चॉइस। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है, फिलिंग द ब्लैंक्स में भी आप लोग हम लोग डिस्कस किए थे कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है, बेसिकली ए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो यहाँ भी क्या है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज एसेंशियली ए प्रॉब्लम अराइजिंग फ्रॉम द नेसेसिटी ऑफ चॉइस। नेक्स्ट है व्हाट इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, द रेट ऑफ सेक्रीफाइस ऑफ कमोडिटी वाई फॉर एडिशनल प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी एक्स इज कॉल्ड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है कि वो रेट है जो सेक्रीफाइस किया जाता है, या फिर देखिए इसमें क्या है कि एक कमोडिटी है, जैसे वाई कमोडिटी है, वो सेक्रीफाइस किया, ये द रेट ऑफ सेक्रीफाइस ऑफ कमोडिटी वाई को सेक्रीफाइस किया जाता है फॉर एडिशनल प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी एक्स इज कॉल्ड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी, ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट डिफाइन है। जैसे कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में ये आ सकता है, जैसे कि पैटर्न में तो आप देखें कि वेरी शॉर्ट है 20 मार्क्स का, फिर शॉर्ट है 20 मार्क्स का, 20 मार्क्स का लॉन्ग है। तो ये सब वेरी शॉर्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको डिस्कस कर, आप इसको नोट्स करके आप इसको याद कीजिए, रटना पड़ेगा ही आपको थोड़ा बहुत समझ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव इन चॉइसिंग एन अल्टरनेटिव। नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव कॉस्ट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव इन चॉइसिंग एन अल्टरनेटिव। तो इसको अभी एग्जांपल देख सकते हैं कि सपोज टू प्रोड्यूस 1 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स द प्रोड्यूसर हैज़ टू सेक्रीफाइस फॉर ऑफ 2 यूनिट्स ऑफ एक्स, देन 2x इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ एक्स। देख रहे हैं, इकोनॉमिक्स का छोटा छोटा डिफाइन भी आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा जब तक आप उसको बार बार नहीं करेंगे।
बार बार करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। देखिए एनसीईआरटी टॉपिक अगर आप पढ़े होंगे तो उसमें दिया हुआ है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ये दोनों एक ही है। तो आप ये देख सकते हैं कि उसके बगल में लिखा हुआ क्वेश्चन के बगल में कि जैक 2013 मतलब ये 2013 में आया हुआ है। और वाई इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कनकेव टू ओरिजिन एक्सप्लेन, ये भी आया हुआ है। जैक 2013 14 15 में भी आया है, 13 14 15 कंटिन्यू ही आया, तो ये आ सकता है, इम्पॉर्टेंट है, आया हुआ पहले से भी। तो ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। तो क्या है, इट इज़ ए बाउंड्री लाइन विच शोज द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। जो गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी का हेल्प से वेरियस कॉम्बिनेशन दो गुड्स को तैयार किया जाता है, उस बाउंड्री लाइन को जो शो किया जाता है उसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहा जाता है, या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। और ये भी सेम ही है, अगर आप इसको देखेंगे अच्छा से, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों एक ही है। क्या है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शोज ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स that can be produced with the help of available resources and technology। जो अवेलेबल रिसोर्स और टेक्नोलॉजी है उससे जो प्रोड्यूस किया जाता है गुड्स को, दो गुड्स को कम्बिनेशन करके किया जाता है, उस कर्व को ही प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट्स करके आप इसको लर्न कर लीजिएगा। नीचे दिया हुआ PPC इक्वल टू PPS। PPC मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और PPF मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। तो ये दोनों क्वेश्चन हो गया। आप जो भी कर सकते हैं, वो हैंड रिटेन नोट्स है, वो थोड़ा इजी लैंग्वेज में इसीलिए उसको डिस्कस किए हैं। बुक का लैंग्वेज ज़रूरी नहीं है कि कोई भी अलग अलग राइटर अलग अलग डिफिनेशन दिया है। आप तो ये देखिए इकोनॉमिस्ट जो भी हैं अलग अलग डिफिनेशन दिए, आपको जो बेटर लगे वो, अगर अच्छा लगे तो आप वो कर सकते हैं, ये अच्छा लगे तो ये कर सकते हैं। इसमें भी आप देख लीजिए कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज दैट कर्व विच रिप्रेजेंट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेयर ऑफ गुड्स एंड सर्विस दैट कैन बी प्रोड्यूस विद द इकोनॉमिक्स एज गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। देखिए मेन वही है, जो गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी में जो है टेक्नोलॉजी है जिससे गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस किया जाता है, उस पॉसिबिलिटी कर्व को ही प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहा जाता है, जिसमें मैक्सिमम अमाउंट क्या है, रिप्रेजेंट मतलब शो, क्या रिप्रेजेंट या शो एक ही है। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेयर ऑफ गुड्स एंड सर्विस, गुड्स और सर्विस का पेयर को जो मैक्सिमम अमाउंट में जो शो किया जाता है, बोथ प्रोड्यूस विथ इकोनॉमिक गिवन रिसोर्सेज, और जो गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी की मदद से उसी को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कनकेव टुवर्ड्स ओरिजिन। क्या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कनकेव to the origin, which signifies that if we want to increase production of one good, then we sacrifice production of second goods, and sacrifice of y goods for additional x goods will continue increase. Due to this reason, production possibility curve will come to the origin। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट में एक यहाँ भी है कि एक क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज बेसिकली प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है बेसिकली है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, तो वो हाउ कैसे है, इसको हम लोग कैसे क्यों बोल सकते, कैसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है। तो क्या है कि वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेस आर स्केयर। वांट्स क्या है, असीमित है, और रिसोर्स क्या है, स्केयर मतलब भी सीमित होता है। ड्यू टू अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, अल्टरनेटिव यूजेस मतलब जो रिसोर्सेज है, एक रिसोर्स है उसको अलग अलग तरीके से अलग अलग वर्क में जो यूज़ किया जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है तो उसको फ़ैन के लिए यूज़ किया जाता है, लाइट के लिए यूज़ किया जाता है, टेलीविज़न के लिए यूज़ किया जाता है, रेफ्रिजरेटर के लिए यूज़, इसी को बोला जाता है अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज।
efforts are made to create balance between unlimited wants and limited resources. Due to this effect, problem of choice arises. इसी कारण से प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होता है अल्टरनेटिव यूजेस के कारण कि किस में यूज़ किया जाए किस में नहीं किया जाए. इन दिस वे इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज ए बेसिकली अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों है कि ड्यू टू अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज. ये इम्पोर्टेंट. तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैक्रो इकोनॉमिक्स. ये तो पहले ही डिस्कस कर चुके थे कि स्मॉल यूनिट्स ऑफ इकोनॉमिक आर इंक्लूड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स. स्मॉल यूनिट्स का जो स्टडी किया जाता है जैसे वन कंज्यूमर, वन प्रोड्यूसर, वन फार्म, वन इंडस्ट्री. इन अदर वर्ड्स इंडिविजुअल यूनिट्स आर स्टडी इन माइक्रो इकोनॉमिक्स. सबसे सिंपल में डिफिनेशन है कि इंडिविजुअल यूनिट्स आर स्टडी इन माइक्रो इकोनॉमिक्स. ये सब डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज मीन्ड बाय प्रॉब्लम, हाउ टू प्रोड्यूस. तो देखिए ये क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में सारा डिस्कस हो जाएगा. जैसे देखिए इसमें क्वेश्चन क्योंकि इस बार पैटर्न जो है उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन के अंदर ही दो शॉर्ट क्वेश्चन, दो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ही 3 शॉर्ट क्वेश्चन निकल सकता है. जैसे कि सेंट्रल प्रॉब्लम के बारे में क्वेश्चन है कि व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स. सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस. तो इसमें क्या है कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक एक कर को एक्सप्लेन करने के लिए बोला जा रहा है कि जैसे कि व्हाट यू मीन बाय प्रॉब्लम, हाउ टू प्रोड्यूस. कहीं क्वेश्चन आएगा व्हाट डू मीन बाय प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस. तो ये सब क्वेश्चन है तो इसको एक ही साथ डिस्कस कर लेते हैं. तो ये क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी. इकोनॉमिक का सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है. तो सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर सैमुअल्सन, एवरी इकोनॉमिक हैज़ 3 बेसिक प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्सेज एलोकेशन. रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए जो अनलिमिटेड रिसोर्सेज है उसको कैसे यूज़ करें, ये हर इकोनॉमिक का ये सेंट्रल प्रॉब्लम है, केंद्र का ये प्रॉब्लम है कि रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करें. तो उसका सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस. तो क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन व्हाट टू प्रोड्यूस. तो जैसे कि सेंट्रल प्रॉब्लम तो पूछेगा तो आपको तीनों करना पड़ेगा. अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा तो सिर्फ आप व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस आप लिखेंगे तो हो जाएगा. बट अगर एक्सप्लेन करने बोलेगा तो आपको बताना पड़ेगा कि व्हाट टू प्रोड्यूस है क्या, इसमें क्या है. तो क्या है कि द फर्स्ट सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी इज रिलेटेड टू प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. किसी भी इकोनॉमिक का फर्स्ट सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है कि व्हाट टू प्रोड्यूस. तो इसमें भी चॉइस ही किया जा रहा है कि क्या प्रोड्यूस करें. अगर कोई भी एक रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल मतलब जो कच्चा माल होता है, जो प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्ट है, जैसे कि राइस हो गया, वीट हो गया, तो उससे अलग अलग तरीके से बनाया जाता है. जैसे वीट से बिस्किट बनाया जाता है और भी बहुत चीज़ बनाया जाता है. तो इसमें फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी इज व्हाट टू प्रोड्यूस. फर्स्ट और फॉरमोस्ट प्रॉब्लम क्या है इकोनॉमिक का कि क्या प्रोड्यूस किया जाए और विच गुड्स एंड सर्विस शुड बी प्रोड्यूस. और कौन सा गुड्स और कौन सा सर्विस करना चाहिए. शुड मतलब चाहिए, प्रोड्यूस कौन सा गुड और सर्विस को प्रोड्यूस करना चाहिए सो डैट मैक्सिमम वांट्स एंड नीड्स ऑफ पीपुल कुड बी सेटिस्फाई. जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वांट्स और नीड्स लोगों का पूरा किया जा सकते विद द लिमिटेड रिसोर्सेज से. आई होप आपको समझ में आ रहा हो. अगर नहीं आ रहा तो वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तो समझ में आ जाए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि फर्स्ट बार देखने से आपको समझ में आए. बार बार देखिए वीडियो को, या फिर एक बार देख लीजिए, उसको नोट्स कर लीजिए और बार बार आप इसको पढ़िए. अगर नहीं पढ़ेंगे बार बार तो एक बार करेंगे. ये हिंदी का कहानी नहीं है कि एक बार आप पढ़ लेंगे तो हो जाएगा. बट ज़रूरी नहीं कि हिंदी में भी तो आपको बार बार लिखना पड़ेगा. उसमें भी ज़रूरी नहीं कि आप सटीक उसमें सेंटेंस को अपने तरीके से लिखना पड़ेगा. कोई भी सब्जेक्ट ईजी नहीं है, हर चीज़ के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा. हिंदी में तो और ज़्यादा है, उसमें भले आपको समझ में आ जाए बट उसमें करना पड़ता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट सेकंड है सेंट्रल प्रॉब्लम हाउ टू प्रोड्यूस. आपको पहले बताएं क्या है सेंट्रल प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस. तो सेकंड प्रॉब्लम क्या है, द सेकेंड प्रॉब्लम बिफोर इकोनॉमी. इकोनॉमी में सेकेंड प्रॉब्लम क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम हाउ टू प्रोड्यूस. हाउ टू प्रोड्यूस मतलब कैसे प्रोड्यूस किया जाए. इट इज़ द प्रॉब्लम रिलेटेड टू चॉइस ऑफ टेक्निक. मतलब जैसे कोई भी रिसोर्सेस है तो इसको
प्रोड्यूस करना है कोई भी गुड्स में तो उसको कैसे करें, ये सेकंड प्रॉब्लम। पहला तो क्या है प्रॉब्लम, हाउ व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें, उसमें चॉइस है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है। यहाँ क्या है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें, तो यहाँ क्या है चॉइस ऑफ टेक्निक, कौन सा टेक्निक से या टेक्नोलॉजी से इसको प्रोड्यूस किया जाए। तो क्या सेकंड प्रॉब्लम बिफोर इकोनॉमी इज हाउ टू प्रोड्यूस, इट इज़ द प्रॉब्लम रिलेटेड टू चॉइस ऑफ टेक्निक। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। पहला क्या है लैंड लेबर टेक इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये थर्ड सेंट्रल प्रॉब्लम है इकोनॉमी का। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज अराइजेज फॉर होम टू प्रोड्यूस और हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन जैसे कि मान लीजिए सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है, क्या प्रोड्यूस करें, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो पता चलेगा कि कैसे प्रोड्यूस करें, हाउ टू प्रोड्यूस। फिर जब अगर वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम होता है कि फॉर होम टू प्रोड्यूस, तो किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए, कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए लोगों में। तो उसी को यहाँ डिस्कस करना है कि इट मीन्स दैट हाउ द प्रोड्यूस शुड बी डिस्ट्रीब्यूट डिफरेंट पर्सन एंड फैमिलीज इन सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, व्हाई डज इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेस। तो क्या है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, तो देखिए आप सब क्वेश्चन में सब एक दूसरे से क्वेश्चन रिलेटेड है, जैसे हर क्वेश्चन में उस वही क्वेश्चन आ ही जा रहा है। जैसे क्या है यहाँ भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या, तो क्या है इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज एसेंशियली प्रॉब्लम अराइजिंग फ्रॉम नेसेसिटी ऑफ चॉइस। इसको पहले भी कर चुके हैं। इट इज़ प्रॉब्लम ऑफ इन इकोनॉमी इकोनॉमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डू सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी अराइजेस, एक्सप्लेन द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ फॉर होम टू प्रोड्यूस। देखिए किसी में व्हाट टू प्रोड्यूस को एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा है, किसी क्वेश्चन में होम टू प्रोड्यूस, तो इसको पहले ही आपको डिस्कस कर चुके हैं तीनों को, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, तीनों को आप डिस्कस कर चुके हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अगर इसमें दिख रहा तो सारा उसी में कैप्चर हो चुका है, तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी अब क्या है, इसमें आपको इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं क्या है कि इसमें भी फर्स्ट में ही आपको डिस्कस कर चुके थे फर्स्ट वीडियो में कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, कंजप्शन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन और पब्लिक फाइनेंस, ये भी हो गया। देखिए ऐसे तो अभी जितना टाइम है 2 मंथ है, क्वेश्चन बहुत है। ये सीबीएसई जो बुक में जो क्वेश्चन इतना सारा, ये सीबीएसई बेसिक्स पे दिया हुआ, बट जो हम लोग को जैक बोर्ड है, जैक बोर्ड में एनसीईआरटी बेसिस पे सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक्स्ट्रा अगर आप ज़्यादा करने जाएंगे तो फिर जो इम्पोर्टेंट है या फिर जो जो करना चाहिए वो ही छूट जाएगा। तो आपको जो जो इम्पोर्टेंट बता रहे हैं आप वो सब कर लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इकोनॉमिक्स में। और कुछ क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है जिसको देख लेते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन मार्केट एंड प्लान्ड इकोनॉमिक, जिसको मार्केट मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक बोला जाता है और प्लान्ड मतलब सोशलिस्ट इकोनॉमिक बोला जाता है। तो इसका डिफरेंस बिटवीन पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, 5 5 6 डिफरेंस बिटवीन आपका इसमें पूछा जाता है कि मार्केट और ये हो गया। फिर क्या है कि फिर इसमें ये भी पूछा जाता है कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस बिटवीन पूछा जाता है। तो आप इसको भी कर लेते हैं, इसको भी कर लेते। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन कि डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखिए अगर आप चाहेंगे तो उस बुक का नोट से भी आप कर सकते हैं, बट हमको ये अच्छा लगा कि ये आप लोग को बेटर तरीके से समझ में आएगा, इसलिए इसको अपने तरीके से इसको नोट्स किए हैं। आप इसको लिख लेंगे तो और आपको अच्छा होगा। आप कंपेयर कर सकते हैं, आपको जो भी बेटर लगे। हर जगह आप कहीं भी गूगल से भी आप लोग कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, जो बेटर लगे आपको वो करना है। बट आपको देखिए मेन बात ये है कि एक ही चैप्टर नहीं पढ़ना या फिर एक ही क्वेश्चन नहीं पढ़ना है कि
इसको कैसे भी करके कर लें। आंसर को इजी बनाने का कोशिश करो ताकि उसको समझ में आएगा, ताकि एग्ज़ाम में वो आप नहीं भूलेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन है कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस बिटवीन करना। तो सबसे पहले आप माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफिनेशन अगर दोनों तरफ लिख लेंगे कि इट इज़ स्टडी एट इंडिविजुअल लेवल। इसमें क्या हो जाएगा, एग्रीगेट लेवल या होल लेवल। तो इसमें क्या है, स्टडीज इंडिविजुअल इनकम, स्टडीज नेशनल इनकम। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एनालाइज डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स। डिमांड और सप्लाई ऑफ गुड्स को एनालाइज किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई को किया जाता है, मतलब कि लार्ज मात्रा में उसको किया जाता है। एग्रीगेट मतलब बड़े पैमाने में किया जाता है। एनालाइज एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई, उसमें सिर्फ एनालाइज किया जाता है डिमांड एंड सप्लाई को, इसमें एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई को किया। जैसे कि इसमें भी तो इनकम है, बट इसमें स्टडी इंडिविजुअल व्यक्तिगत इनकम को डिस्कस स्टडी किया जाता है। इसमें नेशनल इनकम को, पूरा कंट्री लेवल का कंट्री का इनकम को डिस्कस किया जाता है। तो वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, डील्स विथ फॉर्म्स एंड हाउस होल्ड डिसीजन। इसमें क्या है, माइक्रो में क्या होता है, सिर्फ हाउस होल्ड या फिर फॉर्म्स या फिर वन इंडस्ट्री, वन हाउस होल्ड, वन फॉर्म्स, इसके बारे में डील्स किया जाता है। इसमें क्या जाता है, डील्स विथ एग्रीगेट डिसीजन, मतलब इसमें भी होल लेवल का डिसीजन को इसमें डील्स किया जाता है मैक्रो में, और माइक्रो में किया जाता है हाउस होल्ड लेवल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट्स सेंट्रल प्रॉब्लम इज प्राइस डिटर्मिनेशन। और जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स का सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होता है, प्राइस डिटर्मिनेशन। इसमें क्या होता है, इस सेंट्रल प्रॉब्लम इज प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन। और मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या होता है, प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन होता है उसका सेंट्रल प्रॉब्लम। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है कि पॉपुलराइज्ड बाई अल्फ्रेड मार्शल। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स को पॉपुलराइज किया जाता है वो अल्फ्रेड मार्शल द्वारा, और मैक्रो को किया गया है केन्स द्वारा। तो ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको आप अच्छा से नोट्स कर लीजिए, ताकि ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन मार्केट इकोनॉमिक एंड प्लान्ड इकोनॉमिक। मार्केट इकोनॉमिक और प्लान्ड इकोनॉमिक को आपको समझना होगा, तो आप इस डिफरेंस बिटवीन से भी आप इस टॉपिक को आप समझ जाएंगे कि मार्केट इकोनॉमिक क्या होता है और प्लान्ड इकोनॉमिक क्या होता है। तो मार्केट इकोनॉमिक को कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक कहा जाता है और प्लान्ड इकोनॉमिक को सोशलिस्ट इकोनॉमिक कहा जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में मार्केट इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इट रेफर टू एन इकोनॉमी इन विच मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ऑन्ड एंड कंट्रोल एंड ऑपरेट बाय प्राइवेट सेक्टर। जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है उसमें प्राइवेट सेक्टर का इम्पॉर्टेंस है, या फिर सारा जितना भी प्रोडक्शन है उसको प्राइवेट द्वारा ऑन किया जाता है। जैसे कि अभी इंडिया का इकोनॉमी क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, बट ये आप गौर कीजिए धीरे धीरे ये इकोनॉमी प्राइवेट में ही कन्वर्ट हो रहा है। जैसे कि अभी के न्यूज़ में आप अगर देखते होंगे तो रेलवे को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, सब चीज़ प्राइवेटाइज ही हो रहा है। रेलवे हो गया, एयरलाइंस हो गया, सबको प्राइवेटाइज किया जा रहा। तो जो मिक्स्ड इकोनॉमिक है आगे चल के 20 ईयर्स या 10 ईयर्स बाद इंडिया भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोशलिस्ट में क्या हो गया, इसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या कंट्रोल किया जाता है, गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इट रिफर टू इकोनॉमी इन विच द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ऑन्ड, कंट्रोल एंड ऑपरेट बाय गवर्नमेंट। इसमें प्राइवेट सेक्टर का इंपॉर्टेंस होता है, इसमें गवर्नमेंट सेक्टर का इंपॉर्टेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड लेबर कैपिटल इंटरप्राइज आर प्राइवेट प्रॉपर्टी। जिसमें कैपिटलिस्ट में सारा जो मीन्स ऑफ लैंड कैपिटल लेबर एंड इंटरप्रेन्योरशिप जितना ये सब प्राइवेट बेसिस पे किया गया। इसमें क्या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ऑन बाय गवर्नमेंट इन केस ऑफ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, जिसमें सारा गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। तो इसमें क्या ही है कि प्लान्ड इकोनॉमी मतलब सोशलिस्ट इकोनॉमी का एग्जांपल हो गया यूएसएसआर। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आप पॉलिटिकल साइंस में पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे तो यूएसएसआर के बारे में तो आप सुने ही होंगे, 10th में है, रशियन रिवॉल्यूशन में है। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक यूएसए फॉलो करता है, और भी बहुत कंट्री है तो उसको भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिसीजन मेकिंग में क्या है, डिसीजन रिगार्डिंग कंजप्शन, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट आर मेन इंडिपेंडेंटली इन द मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इंडिपेंडेंट में क्या है कि जिसका कंजप्शन हो गया, प्रोडक्शन हो गया, वो
इंडिपेंडेंट है मार्केट इकोनॉमिक में, बट जो प्लान्ड इकोनॉमिक में वो इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि वो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। डिसीजन मेकिंग इज डन बाय गवर्नमेंट ओनली, सिर्फ उसमें गवर्नमेंट उसको डिसीजन मेकिंग को किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपटीशन। कंपटीशन क्या है कि देयर एग्जिस्ट स्टिफ कंपटीशन अमॉन्ग द फर्म, जिसमें क्या है उसमें कंपटीशन बहुत, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक में कंपटीशन होता है। कंपटीशन से जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सोशलिस्ट में कंपटीशन नहीं होता। देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट ऑफ कंपटीशन अंडर सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमिक। तो कंपटीशन अगर नहीं होगा तो कोई भी चीज़ बेटर नहीं हो सकता उसमें। अगर जैसे कि अगर दो इंडस्ट्री अगर एक ही गुड्स को तैयार कर रहा, तो अगर एक ही इंडस्ट्री रहता तो वो जैसे भी होता पीपल उसको खरीदता, बट अगर दो रहता तो उसमें कंपटीशन होता है कि जिसका जो अच्छा बनेगा वो पीपल उसको ज़्यादा करेगा, तो कंपटीशन होता है। कंपटीशन में ही गुड्स अच्छा मिलता है, तो कंट्री के लिए वो अच्छा होता है, तो कंपटीशन होता है इसमें। कैपिटलिस्ट में और सोशलिस्ट में कंपटीशन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोल ऑफ गवर्नमेंट। जैसे रोल ऑफ गवर्नमेंट बोलेंगे तो कैपिटलिस्ट में गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, गवर्नमेंट डज नॉट पे एनी रोल। और जो सोशलिस्ट में गवर्नमेंट प्ले द कंप्लीट रोल, उसमें गवर्नमेंट का पूरी तरह से रोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम सॉल्विंग। सेंट्रल प्रॉब्लम व्हाट हाउ फॉर होम टू प्रोड्यूस और सॉल्व थ्रू द प्राइस मैकेनिज्म। जो भी सेंट्रल प्रॉब्लम है उसका प्राइस मैकेनिज्म के द्वारा उसको प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। बट क्या सेंट्रल प्रॉब्लम आर सॉल्व सेंट्रली प्लान्ड अथॉरिटी, जिसमें उसमें क्या होता है प्लानिंग करके उसको दूर किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक क्या है उसका डिफरेंस बिटवीन, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है उसका डिफरेंस बिटवीन, ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक लास्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे और वीडियो को समाप्त करेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का कि व्हाट आर द मेन काउज ऑफ ऑरिजिन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये भी 2014, 15 और 16 में कंटिन्यू ये पूछा गया है, तो में भी पूछा जा सकता है क्योंकि जब रिपीट किया जाता है क्वेश्चन को, और इम्पॉर्टेंट भी है इस चैप्टर बेसिस पे। क्या है कि व्हाट आर मतलब इकोनॉमिक प्रॉब्लम का ओरिजिन क्या है, मेन कारण क्या है, तो क्या है फर्स्ट द मेन काउज ऑफ ओरिजिन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर अनलिमिटेड वांट्स। जो इंसान का ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, न्यू वांट्स अराइजेन एज सुन एज वांट गेट सेटिस्फाइड, द ऑल ह्यूमन वांट्स कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। तो क्या है कि अनलिमिटेड वांट, ह्यूमन का जो इच्छा है वो अनलिमिटेड है, जैसे ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। न्यू वांट्स अराइजेज एज सुन एज वांट्स गेट सेटिस्फाइड, न्यू वांट्स हमेशा अराइज हो जाता है, अगर पुराना अगर कोई इच्छा हो तो वो अगर कंप्लीट हो जाता है तुरंत उसके बाद न्यू वांट्स आ जाता है, क्रिएट हो जाता है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि ऑल ह्यूमन वांट्स कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। तो जितना भी मानव का नीड्स है वांट्स है उसको कभी भी सेटिस्फाई नहीं किया जाता, तो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट पॉइंट है लिमिटेड और स्केयर रिसोर्सेज। फर्स्ट पॉइंट है अनलिमिटेड वांट, सेकंड पॉइंट है लिमिटेड रिसोर्सेज। रिसोर्सेज लिमिटेड है तो ये भी प्रॉब्लम है इकोनॉमिक्स का, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज इंडिकेट दैट देयर डिमांड एक्सीड देयर सप्लाई। सप्लाई से ज़्यादा, जैसे कि जितना जितना रिसोर्सेज है उससे ज़्यादा जो डिमांड किया जाता है तो वो एक प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर रिसोर्सेस ही नहीं है तो ज़्यादा डिमांड करने से वो सप्लाई कहाँ से किया जाएगा, तो वो एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। लिमिटेड और स्केयर रिसोर्स, स्केयर मतलब भी दुर्लभ, बहुत कम। नेक्स्ट पॉइंट है अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ रिसोर्सेज। तो इसको भी पहले डिस्कस किए थे कि रिसोर्सेज आर नॉट ओनली लिमिटेड, रिसोर्सेज सिर्फ लिमिटेड ही नहीं है बट दे आर अल्टरनेटिव यूजेस ऑल्सो। जो एक तो रिसोर्सेज लिमिटेड है उसको ऊपर से उसको अल्टरनेटिव यूजेस किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज्ड इन फैंस, कूलर्स, लाइट, रेफ्रिजरेटर्स। जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक सोर्स ऑफ रिसोर्सेज है उसको यूज़ किया जाता है अल्टरनेटिव, जैसे फैंस में भी किया जाता है, कूलर्स में भी, लाइट में भी, तो ये उसका अल्टरनेटिव यूजेस हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अरे ये जो ओरिजिन होता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तो उसमें क्या है नो पर्सन, फैमिली और कंट्री कैन फुलफिल ऑल इट्स डिमांड। कोई भी पर्सन या कोई भी फैमिली या कोई भी कंट्री अपना सारा डिमांड फुलफिल नहीं किया जा सकता जितना उसका वांट है एंड वांट्स
थ्रू द लिमिटेड रिसोर्सेज से वो सारा वांट्स और डिमांड को फुलफिल नहीं किया जा सकता है। Thus they face the problem of choice. ऐसे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस राइज होता है। दिस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इज ऑल्सो कॉल्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इसी को इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहा जाता है। तो बस जितना भी चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर है उसको भी पूरा पूरा हो गया, जो भी इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो और फिर से आप इस वीडियो को बार बार देखिए, नोट्स बनाइए और उसको बार बार घर में पढ़िए, रिवीजन कीजिए, तब जाके आपको उस चैप्टर से रिलेटेड सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर टू का वीडियोस अपलोड करेंगे, जिसमें कुछ डिफिनेशन, पहले फर्स्ट वीडियो में कुछ डिफिनेशन होगा और एमसीक्यूज़ को फर्स्ट में डिस्कस करेंगे और सेकंड पार्ट्स में इसी तरह क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। इसी तरह करते करते एक पूरा इकोनॉमिक्स को चैप्टर को इस मंथ में कोशिश करेंगे कंप्लीट करने का, ताकि 1 महीना आपको रिवीजन करने का टाइम मिले। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, और पहली बार अगर वीडियो को देख रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर भी कीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिल सके और उस एग्ज़ाम में वो अच्छा कर सके। तो बस यही रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।